नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु विश्वकर्मा है और मैं वर्तमान में कुमाऊं विश्वविद्यालय से पीएचडी में एनरोल हूँ। और मैं साक्षी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जुड़ पाया और साथ ही मेरे जीआरएफ होने में उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है। जब हम तैयारी कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान जीआरएफ के लिए, नेट जीआरएफ के लिए, तो दिसंबर सन 2020 से जुलाई 21 जब मर्ज हुआ एग्ज़ाम, और जब पोस्टपोन होने के बाद वो अगस्त में के बाद सितंबर आया, सितंबर के बाद नवंबर आया, फिर दिसंबर आया। तो जब दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे, तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छे से जुट के मैम लोगों के साथ, सर लोगों के साथ अच्छे से जुट के तैयारी कर रहे थे और बहुत बेहतरीन तरीके से हमको मार्गदर्शन मिला साक्षी मैम का और अन्य गुरुजनों का भी, और अनअकैडमी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिनके ज़रिए ये सब कुछ सफल हो पाया। और आगे की चर्चा करते हुए हम आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम अस्तित्ववाद को समझेंगे कि मेरी भाषा में जिस तरीके से मैं समझा सकता हूँ वो मैं आपको प्रयास करूँगा कि मैं आपको अस्तित्ववाद की थोड़ा सा एक रूपरेखा आपको बता सकूँ। तो हम बात करते हैं साहित्य चिंतन में अस्तित्ववाद की, जो एक आधुनिक साहित्य में एक विशेष धारा रखती है, विशेष प्रकार का स्थान रखती है। तो अस्तित्ववाद को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अस्तित्ववाद की मूल अवधारणा क्या है। तो अस्तित्ववाद की जो मूल अवधारणा है वह है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, अहम ब्रह्मास्म की बात करता है। वह सभी से ऊपर अपने को रखता है, अपने विचारों को या अपनी अभिव्यक्ति को सबसे सर्वप्रथम रखता है। वह ना समाज को अपने से बड़ा मानता है, ना किसी संस्कृति को, ना किसी कला को, ना किसी विज्ञान को। वो जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो स्वयं को मानता है। जब हम अस्तित्ववाद की बात करते हैं तो हम अस्तित्व की बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अस्तित्व किस तरीके से और इसकी विचारधारा किस तरीके से लोगों को प्रभावित करी और किस तरीके से हमारे समाज में और हमारे साहित्य में इसने अपनी जगह बनाई। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब एक घटना घटी थी, जब हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को बहुत बुरी तरीके से खदेड़ कर उनको मारा था, तो उनके समाज में कहीं ना कहीं एक इस तरीके की भावना जागृत हुई कि ईश्वर नहीं है, कि मतलब हम इतना ईश्वर को मानते हैं, उसके बाद भी इस तरीके से ईश्वर ने हमारी मदद नहीं करी। तो उनके मन में जो नास्तिकता पैदा हुई वही अस्तित्ववाद को जन्म देती है। वो कहते हैं कि उनके मन में ये विचारधारा आई कि जो अस्तित्व है वो हमारा है और ये हमारी व्यक्ति की सत्ता के ऊपर बात की गई, ये व्यक्ति का सत्ता के ऊपर आ गई। तो नीचे इसके बारे में इसी कथन को एक कथन के रूप में व्यक्त करते हैं कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अस्तित्ववाद के संदर्भ में कहते हैं कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि अस्तित्ववाद का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें पीड़ा को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। व्यक्ति के अंदर जब वो स्वयं की बात करता है तो स्वयं की पीड़ाओं की बात करता है और उन पीड़ाओं से उत्पन्न होने वाले संघर्ष की बात करता है, और उस पीड़ाओं के जो संघर्ष होता है उसको सहन करने के बाद, उसमें आगे बढ़ने के बाद एक ज्ञान बोध की बात करता है। तो जिस प्रकार अगे ने कहा है कि व्यक्ति का जो दुख होता है वो सबको मांझता है, तो उसी चीज़ को ये आगे लेके चलता है। दुख और पीड़ा से भागने के बजाय उसको समझना, उसको महसूस करना, उसको भोग करना कहीं ना कहीं आपको ज्ञान के बोध की ओर लेके जाता है। यह इस अवधारणा के मूल में है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपनी मृत्यु पर होता है, मृत्यु की शैया पर होता है, तो अस्तित्ववादी मानते हैं कि वह तब अपनी ज्ञान बोध के सबसे करीब होता है। यही प्रसंग हमको नचिकेता प्रसंग में दिखता है कुंवर नारायण की कविता में, जहाँ पर वो आत्मजयी की बात करते हैं कि स्वयं को स्वयं से जीतने की बात करते हैं, मृत्यु से जीत प्राप्त कर बोध प्राप्त करने की बात करते हैं। अगर अस्तित्ववाद के प्रारंभ की बात की जाए तो व्यापक रूप से अस्तित्ववाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद दिखाई दिया, और इसकी अवधारणा उसके 1-2 दशक बाद, जब 1950 का टाइम या 1960 का टाइम था, तो बहुत व्यापक स्तर पे पूरे विश्व में फैला, जिसको फैलाने का काम नीत्शे ने किया, सार्त्र ने किया, हेडगर ने किया और कामू ने भी किया। तो इस प्रकार से जो अस्तित्ववादी विचारधारा थी पूरी विश्व में व्याप्त हो गई और व्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर विचारक इसके ऊपर काम करने लगे, और व्यक्ति को इतना ज़्यादा महत्व मिला कि व्यक्ति की जो प्राथमिक इच्छाएं थी वह सबसे ज़्यादा महत्व में रखी गई। तो
अगर हम ओवरऑल अगर बात की जाए अस्तित्ववादी धारा की, तो अस्तित्ववादी जो विचारधारा है वो यही कहती है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा केंद्र में होना चाहिए और व्यक्ति की सत्ता और व्यक्ति के व्यक्तित्व की सत्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा इस तरीके से हम अस्तित्ववाद को समझ सकते हैं। तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ पे इनवाइट किया और थोड़ा आप सभी लोगों के सम्मुख होने के लिए मुझे बुलाया, और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना। थैंक यू।